फिलासफर किंग, ये भी प्रश्न आता है, इसका अर्थ। फिर दार्शनिक राजा का जो है उसके लिए जो तर्क देता है कि दार्शनिक राजा क्यों जरूरी है, दार्शनिक राजा के समर्थन में तर्क, और सीमाएं भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद समस्या, फिर इसका मूल्यांकन। बस इस बार जल्दी से आप लोग नहीं सोच दीजिए, जल्दी से मिठाई उठाई खाया जाए, मुक्ति मिले। बस देखिए, बस यह कि सब्जेक्ट रह जाए यूपी में तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ चुके। इस बार रह जाए तो इसी बार काम खत्म करके मुक्त किया जाए। इतना डेप्थ में सब्जेक्ट नहीं लोग पढ़ते हैं। आप लोग लिख के आने 250 नंबर आराम से मिल जाएगा। कुलवंत हैं सब, यहाँ पर लेक्चरर हैं सब सर्वोदय विद्यालय में। आज उसका कल रिजल्ट आने वाला है ना, यूपीपीसीएस मेंस वाला। पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था तो हुआ नहीं। इस बार बोल रहा था सर मैं अपना दिमाग नहीं लगाया हूं, जितना कॉपी में लिखा वही उतार के आया, उसका रट के गया था पूरा। हमको ठीक, बढ़िया। अपना आप दिमाग लगाएंगे ना तो समस्या क्या होता है कि आप समझ तो पाते नहीं कि क्या चीज जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, अब फिर उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। अब अर्थ समझिए दार्शनिक राजा का। प्लेटो का दार्शनिक जो दार्शनिक शासन का जो सिद्धांत है उसके न्याय सिद्धांत का परिणाम है। ये बताइए, अभी मैं बताया कि ये जो न्याय सिद्धांत है और इसके लिए जो शिक्षा को साधन बनाया, इसके लिए जो साम्यवाद को साधन बनाया, तो न्याय से क्या निकलेगा? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा, इसका मतलब कि ये सब जो है दार्शनिक राजा बनाने का सब उपाय बताता है और मानता है कि ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति ही जो है शासन का अधिकार रखता है। दार्शनिक का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि वो मान लेता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वही सत्य और न्याय को जान सकता है। दार्शनिक व्यक्ति ही जो है पूर्ण बन सकता है। तो चूंकि प्लेटो जो है कानून का शासन, संविधानवाद, ये सब कुछ नहीं बोलता है। प्लेटो राजतंत्र की बात करता है। अब राजतंत्र में जो राजा होगा वो ज्ञानी राजा होगा। अब देखते हैं कि ज्ञान की संप्रभुता के आधार पर शासन व्यवस्था का समर्थन करता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो होगा न संपत्ति रखेगा, न परिवार होगा, न उसका कोई बच्चा होगा, तभी तो अच्छा से सेवा कर सकता है योगी जी की तरह। योगी जी के मुख्यमंत्री मोदी साहब क्यों बनाए? क्योंकि उनके भाई बंधु थे, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, हम जैसे अच्छा से शासन कर रहे हैं उसी तरह से भारत में खोज डालिए कितने लोग शादी नहीं किए हैं। और इस तरह से देखा जाए, खट्टर साहब कौन शादी किए हैं? हरियाणा वाले, उनका शादी नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को खोजा गया। वो तो आरएसएस में वहां पर थे, नागपुर में। उनसे कहा गया कि हरियाणा जाके शपथ ले लीजिए। वो विधायक भी नहीं थे विधानसभा के। वो लड़े कहां जाएंगे, हम तो यहां पर सब लगे हुए आरएसएस में सेवा करने। बोले सेवा छोड़िए, जाके वहां मुख्यमंत्री बनिए। खोजाई हुआ लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा मिला नहीं। आप ही का शादी नहीं हुआ, निकल जाइए। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि वो प्लेटो जो है ज्ञानी व्यक्ति को शासन का अधिकार देना चाहता था, परिवार संपत्ति सबसे दूर रखकर उसको जो है सिर्फ सेवा भाव में लगाना चाहता था कि 6 घंटा सोएगा, उसके बाद सिर्फ शासन प्रशासन पर ध्यान देगा, बाकी कुछ न सोचे। अर्थ लिखिए, प्लेटो का दार्शनिक राजा उसके न्याय सिद्धांत का परिणाम है। उसके न्याय सिद्धांत का परिणाम है। उसके न्याय सिद्धांत का परिणाम है। प्लेटो का दार्शनिक राजा उसके न्याय सिद्धांत का परिणाम है। उसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति ही, उसके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति ही शासन का अधिकार रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही शासन का अधिकार रखता है, क्योंकि वही सत्य आत्मिक न्याय को जान सकता है। क्योंकि वही सत्य आत्मिक न्याय को जान सकता है।
चूंकि प्लेटो कानून के शासन तथा संविधानवाद को नहीं मानता, कानून के शासन तथा संविधानवाद को नहीं मानता और राजतंत्र का समर्थन करता है, राजतंत्र का समर्थन करता है, अतः राजा में ज्ञान की संप्रभुता स्थापित करने के लिए, राजा में ज्ञान की संप्रभुता स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा का समर्थन किया। अब हेडिंग बनाइए, दार्शनिक राजा के समर्थन में तर्क, दार्शनिक राजा के समर्थन में तर्क। पहला चीज देखिए, वो कहता है कि दार्शनिक शासक यदि मान लीजिए नैतिक बन जाएगा, सद्गुणी बन जाएगा, ज्ञानी रहेगा, तो कानून की क्या आवश्यकता है। शासक सद्गुणी यदि नहीं है तो समस्त कानून भी निरर्थक बन जाएगा। सब कानून रहते हुए भी देख तो रहे, इतना संविधान, इतना कानून रहते हुए भी जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, थोड़ा नियम कानून कम भी बनाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि नियम कानून बनाने से सब सुधार तो हो नहीं सकता। जिसको सुधारना है वो कम से कम सही हो। नंबर एक, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक यदि सद्गुणी बन जाए, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक यदि सद्गुणी बन जाए तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं, तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात यदि शासक सद्गुणी नहीं है, अर्थात यदि शासक सद्गुणी नहीं है तो समस्त कानून भी निरर्थक बन जाता है, समस्त कानून भी निरर्थक बन जाएगा, समस्त कानून भी निरर्थक बन जाएगा, समस्त कानून भी निरर्थक बन जाएगा। दूसरा बात देखिए, अभी मैं बता रहा था कि दार्शनिक राजा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो मानता है कि दार्शनिक राजा ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप है, उसमें सब ज्ञान है, सिद्धांत व्यवहार सब ज्ञान है, वही सत्य को जान सकता है, संकट या समस्या आने पर उसका समाधान कर सकता है क्योंकि उसके पास विवेक है। नंबर दो, दार्शनिक शासक ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप होता है, ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप होता है, ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप होता है। वह सत्य को जान सकता है, वह सत्य को जान सकता है, संकट आदि समस्या आने पर, संकट आदि समस्या आने पर उसका उचित समाधान कर सकता है, संकट आदि समस्या आने पर उसका उचित समाधान कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्लेटो विधि के शासन का विरोध करता है। जब विधि के शासन का विरोध करेगा तो फिर दार्शनिक राजा को स्वीकार करना उसकी मजबूरी है, और कहेगा कि दार्शनिक जो शासक है उसका ज्ञान जो है विशुद्ध है, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, और ऐसे ज्ञान को लिखित कानून के अधीन नहीं रखा जा सकता। जैसे भारत में संत लोग हैं तो कहां उन पर हम लोग का कानून कुछ देखते तो लागू थोड़ी ना होता है। जिसको जो इच्छा में आएगा वही बोल रहा है, सनातन हिंदू धर्म बनाया जाएगा, देश बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, ऐसे कैसे बनाया जाएगा, इनको पहले जेल में डालिए। तो संविधान में निरपेक्षता लिखा हुआ, बार बार ये लोग बोल रहे हैं। तो आप देखते हैं, मान लीजिए हमें कहते हैं कि जब वो पहले ही मान लिया कि विधि का शासन हमको स्वीकार ही नहीं करना, तो विकल्प ही क्या है उसके पास। नंबर 3, प्लेटो विधि के शासन का विरोध करता है, प्लेटो विधि के शासन का विरोध करता है।
विधि के शासन का विरोध करता है। अतः दार्शनिक राजा को मानना, दार्शनिक राजा को स्वीकार करता है और कहता है कि दार्शनिक शासक का ज्ञान निरपेक्ष है, मतलब पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। दार्शनिक शासक का ज्ञान पूर्ण है, उसे लिखित कानून के अधीन नहीं रखा जा सकता, उसे लिखित कानून के अधीन नहीं रखा जा सकता। पहला चीज करके प्लेटो दार्शनिक शासक की निरंकुशता को स्वीकार करने के बाद भी, प्लेटो दार्शनिक शासक की निरंकुशता को स्वीकार करने के बाद भी, दार्शनिक शासक की निरंकुशता को स्वीकार करने के बाद भी दार्शनिक राजा पर अनेक सीमाएं लगाता है, दार्शनिक राजा पर अनेक सीमाएं लगाता है। ठीक है, अब यहां छोटा सा बना लीजिए सीमाएं। तो देखिए जो दार्शनिक राजा है, तो प्लेटो ने जो है अपनी किताब में खुद भी लिख दिया कि जो दार्शनिक राजा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जानता था कि हम आदर्श राज्य की जो बात कर रहे हैं उसकी आलोचना तो होगी ही। तो जब उसकी आलोचना होगी तो उसने क्या किया कि पहले ही जो है दार्शनिक राजा की जो कमियां हैं या दार्शनिक राजा के बारे में जो है उसने सोचा, देखिए दार्शनिक राजा का जब आएगा तो इसको लिखिएगा। अब मैं अभी आपको आदर्श राज्य भी प्लेटो का अलग से लिखवा देता हूं। आदर्श राज्य इसलिए लिखवा दूंगा क्योंकि आदर्श राज्य तक क्वेश्चन आएगा तो आप जो है दार्शनिक राजा लिख के चले आएंगे। वैसे तो प्लेटो जो है राजा और राज्य में अंतर नहीं करता है, मिलता जुलता ही है, लेकिन मैं अलग से लिखवा दूंगा। अब देखिए पहली चीज समझिए, प्लेटो जो ये कहता है कि भाई दार्शनिक राजा जो है वो कैसे चल सकता है। तो दार्शनिक राजा चलने के लिए पहला चीज तो ये जरूरी है कि दार्शनिक शासक जो है राज्य में संपत्ति की विषमता न बढ़ने दे, क्योंकि संपत्ति की विषमता यदि बढ़ेगा तो फिर ये दार्शनिक राजा, भाई ऐसे सब समझिए कि जो संरक्षक वर्ग है, इस संरक्षक वर्ग को उसने जो है संपत्ति से और परिवार से दूर रख दिया। इसीलिए तो रख दिया क्योंकि संपत्ति की विषमता न बढ़ने पाए। नंबर एक, दार्शनिक शासक राज्य में संपत्ति की विषमता न बढ़ने दे, संपत्ति की विषमता न बढ़ने दे, संपत्ति की विषमता न बढ़ने दे, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति संघर्ष को बढ़ावा देगी, ऐसी प्रवृत्ति संघर्ष को बढ़ावा देगी। इसी को देखिए, उसने ये लिखा कि भाई दार्शनिक राजा जो है, ये बताइए कि दार्शनिक राजा जो कंसेप्ट है वो एक तरह से राजतंत्र का कंसेप्ट है, राजतंत्र का कंसेप्ट है। जब ये बताइए कि राजतंत्र का कंसेप्ट है तो राजतंत्र में तानाशाही होगा, सीधी सी बात है। राजतंत्र का कंसेप्ट है तो केंद्रीकृत शासन होगा, भाई दार्शनिक राजा है तो ये केंद्रीकृत शासन होगा। ये बताइए कि जहां पर केंद्रीकृत शासन होता है, जहां एकात्मक व्यवस्था होती है, वो राज्य छोटा होना चाहिए कि बड़ा। जहां केंद्रीकृत शासन होता है वहां पर राज्य छोटा होता है, जैसे ब्रिटेन, बेल्जियम, छोटे छोटे राज्य हैं, तभी तो एकात्मक व्यवस्था लागू है। तो प्लेटो ने लिखा कि नगर राज्य का आकार जो है ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जनसंख्या भी जो है, इसीलिए उसने जनसंख्या के बारे में कह दिया कि 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, इसी के आसपास होनी चाहिए, जिससे राजा सबको नियंत्रित कर सके। नंबर 2, नगर राज्य का आकार, नगर राज्य का आकार न तो अधिक बड़ा हो और न ही अधिक छोटा, न तो अधिक बड़ा हो न ही अधिक छोटा। इसी कारण उसने 5040 जनसंख्या की बात की, इसी कारण उसने 5040 जनसंख्या की बात की, 5040 जनसंख्या की बात की। ऐसे का देखिए, जैसे मान लीजिए वो कहता है कि
इस बात का हमेशा, भाई जब सब लोग अपना कार्य करते रहेंगे तभी तो व्यवस्था सुचारू पूर्वक चल सकती है। तो उसने सीमा लगाया कि इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत चलता रहे, क्योंकि कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत नहीं चलेगा तो समाज में अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नंबर 3, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। और नंबर 4, शिक्षा योजना में ज्यादा परिवर्तन न किया जाए, शिक्षा योजना में ज्यादा परिवर्तन न किया जाए, शिक्षा योजना में ज्यादा परिवर्तन न किया जाए। अब इसकी समस्या देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये मैनेज कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि दार्शनिक राजा को जो हम सिद्धांत दे रहे हैं वास्तव में व्यवहार में लागू करने में समस्या आएगी। क्योंकि ये बताइए, ऐसा राजा जो लौकिक व्यवहार का पूरा ज्ञान रखे, सांसारिक जगत का पूरा ज्ञान रखे, वही बताइए। आज भी मान लीजिए शासन प्रशासन का जो व्यक्ति है उसको जो है ये कहा जाता है कि आपको सब चीज आना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि ये इससे हमसे क्या मतलब, कुछ नहीं, सब आपको आना चाहिए। शासन प्रशासन के व्यक्ति को सब चीज आना चाहिए। तो बताइए कि राजा को भी तो सब आना चाहिए। और देख रहे हैं कि ऐसा राजा जो व्यवहारिक ज्ञान पूरा रखे, सांसारिक विषयों से जो है कोई लगाव भी न रखे। ये बताइए, व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला और सांसारिक विषयों से लगाव न रखने वाला राजा कहां मिलेगा? प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है व्यवहार में संभव ही नहीं है। आदर्श राजा जो है ऐसा खोजा ही नहीं जा सकता है जो कोई लगाव भी न रखे और सबके बारे में जानकारी भी रखे। तो बिना लगाव की जानकारी कैसे होगा? नंबर 1, यह अव्यवहारिक योजना है। समस्या आलोचना, यह अव्यवहारिक योजना है क्योंकि अव्यवहारिक योजना है क्योंकि लौकिक व्यवहार का पूरा ज्ञान रखने वाला, लौकिक व्यवहार का पूरा ज्ञान रखने वाला और सांसारिक विषयों से लगाव न रखने वाला, और सांसारिक विषयों से लगाव न रखने वाला, सांसारिक विषयों से लगाव न रखने वाला व्यक्ति ढूंढना मुश्किल कार्य है। विषयों से, सांसारिक विषयों से लगाव न रखने वाला व्यक्ति खोजना मुश्किल कार्य है। इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि व्यवहार में भी तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति या बहुत दार्शनिक व्यक्ति जो है शासन प्रबंधन का कार्य उचित तरीके से नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए, आईएएस पीसीएस की परीक्षा होती है तो इसमें विद्वान व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसमें व्यवहारिक व्यक्ति की जरूरत है। बहुत विद्वान व्यक्ति सिलेक्शन तुरंत पा पाता है, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा जो उलझ चुका है कि वो उसी के कारण वो सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा मैं पॉलिटी का आपको विद्वान बना रहा हूं। मैं तो खुद ही कह देता हूं कि ये पॉलिटी का बड़ा गोला है, केवल मैं इतना ही पढ़ाता हूं, बस एकदम इतना ही पढ़ाता हूं। ये पॉलिटी का गोला है तो मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं। हम मन में आ रहा होगा कि ये तो धोखा दे दिया, इतने ही पढ़ना है। अगला पढ़ लिखिए। सामान्यतः व्यवहार में देखा जाता है कि अत्यधिक ज्ञानी तथा दार्शनिक व्यक्ति शासन प्रबंधन का कार्य उचित तरीके से नहीं कर सकता। अत्यधिक ज्ञानी
व्यक्ति शासन प्रबंधन का कार्य उचित तरीके से नहीं कर सकता। तीसरा बात देखिए, ये जो इसका दार्शनिक राजा है वह सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया। सेल्फ कंट्राडिक्टरी इसलिए हो गया क्योंकि कहीं न कहीं दार्शनिक राजा को शासन का अमर्यादित अधिकार दे रहा है। दार्शनिक राजा को आप देख रहे हैं कि शासन का अमर्यादित अधिकार दे रहा है, असीमित अधिकार दे रहा है। ज्ञान की संप्रभुता की बात कर दिया, कोई रूल ऑफ लॉ की बात किया नहीं, कोई संविधान की बात किया नहीं, संविधानवाद की बात किया नहीं। तो बताइए, जब ज्ञान की संप्रभुता की बात कर दिए तो फिर सीमा क्यों लिख दिए? मैं आप पर भरोसा करूं कि आप सही हैं। अब मान लीजिए गांव से चलते हैं, बस पे पिताजी बैठाते हैं तो क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं कि जाके पढ़िए लिखिएगा, घूमिएगा मत। तो कभी आपने सोचा पिताजी आप पर पूरा विश्वास करते हैं ना? पूरा विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए शब्द का प्रयोग कर दिए थे। तो ये जो है जा रहे हैं तो पढ़िए लिखिएगा। तो बताइए, ये जो सीमा लगा रहा है इसका मतलब कि प्लेटो के मन में खुद ही दार्शनिक राजा के प्रति संशय है। नंबर 3, प्लेटो स्वयं दार्शनिक राजा के प्रति संशय रखता है। प्लेटो स्वयं दार्शनिक राजा के प्रति संशय रखता है। इसी कारण, अच्छा संशय लिख देता हूं, संशय रखता है। इसी कारण अनेक सीमाओं का आरोपण कर देता है। अनेक सीमाओं का आरोपण कर देता है। अनेक सीमाओं का आरोपण कर देता है। अनेक सीमाएं लगा देता है। आरोपण कर देता मतलब लगा देता है। देखिए, जब प्लेटो ये कहता है कि सबको अपना कार्य करना चाहिए, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो अब यहां पर चीज ये है कि व्यक्ति जो है हर चीज के बारे में आप बता देंगे कि ऐसे आपको करना चाहिए, ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, यही काम। अरे थोड़ा रचनात्मक क्षमता भी होना चाहिए। तो प्लेटो जो है राज्य को एकदम आदर्श मान लेता है। प्लेटो राज्य को जो है आदर्श मान लिया, राजा को आदर्श मान लिया, और इस तरह से देखा जाए तो व्यक्ति को जो है साधन बना दिया कि जैसे राजा कहता है जो आपका ड्यूटी है वो चुपचाप करिए, ज्यादा विचार मत करिए। तो बताइए, मनुष्य कोई जड़ थोड़े न है, मनुष्य कोई मशीन थोड़े न है, मनुष्य कोई पंखा घड़ी थोड़े न है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य को जो है पंखा घड़ी बनाने का प्रयास कर रहा है ना, जो वर्तमान उदारीकरण और वर्तमान वैश्वीकरण की प्रक्रिया से मेल नहीं खाता है। व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, स्वतंत्र प्राणी है। जितना हम लोग कहते हैं उतना आप लोग कहां करते हैं। नीचे उतरते सीढ़ी से जाना था, रूम पर उधर घूम गए, तो मान लीजिए वो तो होना ही था। तो मान लीजिए इसलिए क्योंकि आप स्वतंत्र है, विवेकशील प्राणी है। 2-3 हो गया, ज्यादा नहीं लिखना है, 3 हो गया तो मूल्यांकन लिखिए। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो ने दार्शनिक शासक की अवधारणा द्वारा उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो ने दार्शनिक शासक की अवधारणा द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया कि प्लेटो ने दार्शनिक शासक की अवधारणा के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया कि राज्य पर धनवान व्यापारी तथा ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञानी तथा व्यवहारिक व्यक्ति का शासन होना चाहिए।
ज्ञानी तथा व्यवहारिक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। ज्ञानी तथा व्यवहारिक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। ज्ञानी तथा व्यवहारिक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। भाई आप देख रहे हैं ये सब इतना विवेचन हम लोग किए तो उसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही तो निकला कि कोई व्यापारी व्यक्ति, कोई टाटा बिरला का शासन नहीं चलना है। इसीलिए तो कोई देखा जाए तो बहुत व्यापारिक व्यक्ति है तो कहां शासन प्रशासन में आता है। मान लीजिए हमें कहते हैं टाटा बिरला, रिलायंस, अडानी के परिवार के लोग आईएएस की तैयारी थोड़ी करते हैं। व्यवहार में भी देखिए क्या करेंगे तैयारी करके, क्योंकि चल ही नहीं पाएंगे। यहां पर मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो है शासन प्रशासन में जाता है। यहां पर जो है कम महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति शासन प्रशासन में जाता है, क्योंकि वही शासन चला सकता है। बहुत समृद्ध व्यक्ति को शासन का कार्य दे देंगे तो न तो चला पाएगा राजकीय कार्य को, और नहीं जो है वो उसमें एडजस्ट हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भले ही राजा को निरंकुशतावादी घोषित कर रहा है, राजा को भले ही सब अधिकार दे रहा है, लेकिन ज्ञान की सर्वोच्चता के द्वारा जो है राजा के ऊपर अंकुश लगाना चाहता है। इसीलिए प्लेटो को प्रबुद्ध निरंकुशतावाद कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो जो है वह निरंकुशतावाद जो है बुद्धि के माध्यम से जो है अवधारित किया है।